रात की मुट्ठी में एक शानदार सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले रात के अंधेरे से गुजरना पड़ता है। वक्त बहुत ही कीमती है, ऐसे ही गवाया मत कर। जिंदगी सुख दुख का मेला है, छोटी छोटी बातों पर रोया मत कर। कोई चाहे कुछ भी कह दे, चाहे कुछ भी निर्णय हो, तू दिल पर मत लिया कर। पढ़कर कोई अच्छी सी किताब दिल बहलाया कर, या फिर थोड़ा बहुत बार घूम कर आया कर। मैं तो ये कहता हूं होके मायूस ना यूं, शाम से ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है दोस्तों, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरो के एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर दोस्तों, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। कि मंजिल अब मिले या जब मिले, मंजिल अब मिले या जब मिले, ये तो परफॉर्मेंस की बात है। तुम प्रयास ही ना करो, ये तो गलत बात है। पहले तो पढ़ते हो नहीं, डेट जारी कर दी जाती है आपकी, इतने तारीख को आपका इम्तिहान हो रहा है, तो फिर आप उसी दिन तैयारी में क्यों नहीं लगते हो? मैं तो ये कहता हूं, या फिर एग्जाम दो मत। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही ना ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है? तो गम नहीं रखना है। अब आपको एग्जाम है, रूल स्ट्रेटेजी की बात करता हूं फ्रेंड्स। आप जिस सेंटर पे जाते हो ना, तो सबसे पहले तो जहां आपका सेंटर है वहां आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है। नैतिकता पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नीति शास्त्र की कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ एक रित है, वो देख लेना। सत्यनिष्ठा के अंदर नैतिक दैवत्य द्वंद्व है, सारा कुछ हम जानते हैं, वहां कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दो जो महानुभाव हैं, जो अपने जो महापुरुष है नैतिकता के, गांधी जी का और का, वहां सत्याग्रह में, निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर, बारीक अंतर। आप कहते हो भी मुझे इन चीजों को देखने की जरूरत है, आप फास्ट कर लेना, आप 1 घंटा के अंदर नीति शास्त्र कर सकते हो। अब एग्जाम और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आप जिस सेंटर पे जा रहे हो ना, उस सेंटर पर जाने के लिए आप एक दिन पहले पहुंच जाए, और ऐसे दोस्त के साथ ठहरें जहां आप असहज महसूस ना करें, वो आपसे ईर्ष्या ना करता हो। नए लड़के के साथ मत ठहरें जिसको आप जानते ही नहीं हो। आप अपने परिवार के सदस्य को ले जाए, किसी को, अपने परिवार का भाई है और है, परिवार है, उसको साथ ले जाए। इससे आदमी क्या है, एकदम मूड फ्रेश रहता है, उसको वो अपना ध्यान है वो पढ़ाई पे लगा पाता है। उसकी हेल्प के लिए वो होता है, बाहर से आपके लिए खाना ले आएगा और ले आएगा, वहां आप अपना पढ़ाई में टाइम दोगे। ठीक है, आप किसी भी अपने भतीजे को, भांजे को, भाई को, चाचा को आप साथ ले जा सकते हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को, और छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए मैं कहता हूं, वो भी अपनी माँ, बहन और भाई, आप 2 को साथ ले जा सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी वहां एकदम फ्री होकर के तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। तो ये तो वो बात हो गई। अब आप जब एग्जामिन हॉल में जाएं तो उससे पहले अपने कमरे पे आपको किस तरह मेडिटेशन करना है। आप 5 मिनट के लिए वहां बैठे अपने कमरे पर, जब तैयार हो जाएं, आई एम हैप्पी, मैं कर्म योगी हूं, इस तरह से अपने आप को वहां तैयार करना है, बूस्टअप करना है। इस तरह से नहाना जरूर है, नहाने का आलस नहीं करना, चाहे कितनी सर्दी हो। क्योंकि लोग कहते हैं नहाने से क्या होता है, नहाने के दौरान आपके अंदर हार्मोन्स और सारा शरीर एकदम प्रफुल्लित होता है। और कहते हैं जब व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, चाहे वो गाने सुनने से हो, नहाने से हो, तो फिर शरीर के अंदर साइंस कहती है कि एंडोर्फिन, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स बनते हैं आपके, तो वो आपको एनर्जी बूस्टर होते हैं। जितने भी हार्मोन्स आपको कहते हैं, एंडोर्फिन है, मेलाटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, वो आपको बूस्टर रखते हैं। उस समय आप थोड़ा सा कमरे पर है ना, अपने आप को इस तरह से आप अपने आप को उछल कूद करें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। फिर आप पेन अपना रखें, पेन 2-3 रख लें आप। ठीक है, और कोई पेन अगर बीच में चलते चलते 2-3 पेन होंगे तो बीच में चलते स्याही छोड़ने लगता है, तो आप दूसरा पेन, उसी प्रकार का दूसरा पेन होगा, उसको आप बदल लें। एक नीला ब्लू पेन रखें, बाकी एक अंडरलाइन करने के लिए काला पेन रख लें, बाकी ब्लू या ब्लैक से लिखें तो नीला रख लें, अलग पेन आप। ठीक है, तो अगर सही उत्तर लिखेंगे तो ज्यादा लाइन लोन खींचने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर आपका सही होगा तो अंडरलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 में से 4 आते हैं, 5 में से 4 भी आते हैं, 10 में से 8 भी आते हैं। अंडरलाइन का अगर कर सकते हो तो करो। तो एग्जामिन हॉल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। आप एग्जामिन हॉल में बाहर चले गए, आपके बहुत सारे परिचित मिलेंगे, आप वहां बोलने लगते हो, अरे यार कैसे तैयारी है, और है तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अरे यार आज एक जनों कहेगो, अरे यार कुछ पढ़ नहीं पाए यार, पोस्टपोन तो किया नहीं यार, हमने वहां धरना लगाया, ऐसे किया यार, पोस्टपोन तो हुआ ही नहीं, बड़ी मुश्किल है यार, मेरे तो यार कुछ तैयार नहीं है। तो आप अपने आप को प्रभावित नहीं होना है, उसको कहो ये इसका कर्म है भी। बाकी एक रहे क्या कर्मांगा भाटा बांध लिया, आप क्या कर्मांगा भाटा बांध दिया रोएगा। ठीक है, नहीं बा आपका कर्म सही कौन कर, तो बिंग ऊपर ध्यान कौन देना हो भी। अगर की अच्छी तैयारी है और है, कहीं फालतू की डिग मारेगा पर यार मैं तो ये सारा पसंद कर देंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। थे या सोचोगे यार इन्हीं तो बहुत तकड़ी तैयारी है, भाई यही है, फालतू की बातें करना रहा है। कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव के अंदर अपने एग्जाम के प्रति समर्पित होता है, वो होता है वीर पुरुष की तरह धीर, वीर और गंभीर।
तो वहां बहुत ज्यादा वैसे गंभीरता की बात नहीं कर रहा हूं, हंसो बोलो बात करो, हाँ यार पेपर सेंटर में, वहां आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, आप हो करके अपनी एनर्जी नहीं गंवानी है। आप वहां जाओ, सबसे पहले रोल नंबर देखो, अपना कमरा पहले देखे आओ आप जाकर के, जो आपको टोके तो कह दो सर मैं कमरा देख रहा हूं, कोई नहीं मना करता है। वहां अपनी सीट को रोक देखो, वहां मेज देख के आओ, ऊंची नीची तो नहीं है, ऊंची नीची है तो बाहर से कोई पत्थर कंकड़ या कोई चीज लेकर के, कोई फालतू का कागज जो इस पर कुछ लिखा ना हो वो उसके नीचे लगा करके चले आए, मेज को सेट कर आए। 2 रुमाल लेकर जाए, एक रुमाल मुंह पहुंचने का, एक उस मेज को साफ करने का, ताकि उस मेज पर आप अपनी कॉपी रखें तो वो गंदी ना हो, आपके हाथ वगैरह सारे इस तरह से, वो साफ करने के लिए, ठीक है। एक फिर एग्जामिन हॉल में प्रवेश करें तो 15 मिनट पहले चले जाएं, लोग बाहर घूमते रहते हैं लेकिन बाथरूम करके जाएं, ये आप सोच लें बाथरूम जरूरी होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी मत पिए, वैसे प्यास लगे तो जरूर पीनी चाहिए लेकिन सर्दी है ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अपनी पानी की बोतल सीधी पारदर्शी बोतल ले जा सकते हैं, डोंट वरी, हालांकि वहां पानी आपको मिलेगा लेकिन ऐसा सोचते हो कि ठंडा पानी हो तो आप ले जा सकते हैं। और फिर एग्जामिन हॉल में आप चले जाएं ना, वहां कैसे हो आपकी स्ट्रेटेजी वो और बताता हूं। एग्जामिन हॉल में जब वो प्रवेश करें तो सबसे पहले अपना रोल नंबर शीट पुनः चेक करें, मेरा कमरा सही है क्या, मेरा रोल नंबर वो सही है क्या, ठीक है। इसके बाद आश्वस्त हो जाएगा, हाँ, फिर अपना प्रवेश पत्र निकाल करके सामने रख लें इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप अपना पेन वगैरह वो सारे सामने रख लें, ठीक है। प्रवेश पत्र पर आप इस तरह लाइन करके चला के देख सकते हैं अपना पेन, जो पहले चला के देख लें, क्योंकि लिखने से पहले गड़बड़ हो जाता है, दुआ लिखेंगे तिया लिखेगा, चौका लिखेंगे पांजा लिखा जाएगा। फिर आपके पास वहां टाइम मिलेगा, आपको 15 मिनट पहले पहुंचोगे तो दोस्तों के साथ इधर उधर आस पास बैठे रहते हैं, वो दूसरों बोला वो और मनोज, अरे क्या मनोज तेरी तुरी क्या रहा है, वो कहेगो अरे यार ठीक है यार फलान है यार, और यार मैं तो यार किताबड़ी यार बात तो पढ़ी को नहीं, यार आपा मैं तो कहो कब कल कह एक पेपर तो एक किताब ही छपे बतावे, गप्पा मारेगा फालतू की आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। या दूसरा बोलेगा यार मैं तो सुने का पेपर तो आउट हो गया बतावे, ईओआरओ के समय अफवाह उड़ाई गई थी पेपर सारे आउट हो गए, तो लोगों ने क्या किया, पेपर आउट हुआ तो लोगों ने सोचा यार पेपर आउट हुआ है, जिनको पास पेपर आ गए उनके तो बहुत ज्यादा सवाल सही होंगे, इसलिए मैं भी बहुत सारे करने की कोशिश करता हूं, तो उनके नेगेटिव मार्किंग में चली गई। तो इसलिए लोगों की अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, एग्जामिन हॉल तक आपका माइंडसेट वो लोग बिगाड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है। एक घड़ी कौन लागेगी सर घड़ी कौन नहीं हटे तो घड़ी की कोई जरूरत को नहीं, थाने अगर आंख आवे दो नहीं तो थे लिखोगा। और एक चीज और बताता हूं, डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी जो आईएएस अधिकारी रहे हैं, 2009 में उनका आईएएस में हुआ, 2012 वाला आरएस एग्जाम 2013 में हुआ था। मेंस एग्जाम लिखने के लिए जब मैं बीकानेर चला गया था, जब दूसरे दिन पेपर शुरू होता, उसमें 15 दिन तक परीक्षा चलती थी, दूसरे दिन फर्स्ट पेपर होना था, शाम को ये टेक्स्ट मैसेज आया डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी का, जो आईएएस अधिकारी हैं, वो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, उनके पास जिनके भी नंबर होते हैं उनके या बाकी फेसबुक पर वो डालते हैं सर। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी की बता रहा हूं, वो मेरे ही जिले हनुमानगढ़ के राजसर धन्नासर के रहने वाले हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी का मैसेज आया, उसमें क्या लिखा था बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना है आपको, एग्जाम स्ट्रेटेजी का सबसे मुख्य पॉइंट यही है। उसमें लिखा था, डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्त, आपने अब जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया उतना प्राप्त कर लिया, डोंट माइंड। अब अपने ज्ञान की एक एक बूंद को प्रश्न लिखने में परीक्षा में निचोड़नी है। तो आप जब आपका पेपर हो तो उससे पहले जब पेपर देने जाएं ये ना सोचें कितनी तैयारी है, दूसरे दिन पेपर हो पहले दिन आपको ये नहीं सोचना है कितनी तैयारी है, डन इज डन। अब तैयारी होगी बीती होगी। अरे एग्जामिन हॉल में जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आधा घंटा पहले मुझे सिनोप्सिस पढ़नी चाहिए, मुख्य चीजें पढ़ सकते हो, आप इजी रहते हो पढ़ो। अगर आप इरिटेट हो रहे हो तो छोड़ो, क्योंकि जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया। अब हल्का रहना है और अपने ज्ञान की एक एक बूंद को वानी छोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कॉमन सेंस, आपका जनरल अवेयरनेस, आपकी मौलिकता बनी रहनी चाहिए। आप कोई बना बनाया तथ्य तुरंत आपके दिमाग में आ जाए, आप लिखो, इंतजार करो, सोचते रहे। आपके सीधी बातें जो आपको आ रही हैं वो लिखनी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वृद्धि करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को आप किस तरह वृद्धि कर सकते हो, किस तरह उसको बढ़ा सकते हो, आप सारी चीजें लिखो। आप चलो सबसे पहले किस पे चलो, कृषि से चलो। आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है तो पहले कृषि अर्थव्यवस्था में, तो इसमें क्या होगा, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए। आप अगर कोई उत्तर लिख रहे हो तो आप जैसे इस तरह का आपने पढ़ा कर नहीं कहीं, अरे यार ये बात ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं कैसे लिखूं, इसको लिख दोगे आप कैसे लिखोगे बताओ। आप लिखोगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाले, तो आप लिखोगे कृषि, तो कृषि के अंदर सिंचाई सुविधाएं जब बढ़ेंगी तभी तो किसान की आमदनी दुगनी होगी। और फिर कृषि का यंत्रीकरण, वैज्ञानिकीकरण, उसके अंदर जैविक रासायनिक जो भी अपने जैविक खेती का विकास किया जाए, जिससे है वो खेती है वो
उत्पादकता बढ़े, इसके लिए आप खाद का, खेत में किसान क्या करता था पुराने समय के अंदर, परंपरागत खेती में घर की पशुओं का गोबर का केंचुआ खाद डालता था, उससे उत्पादन बढ़ता था। ठीक है, तो ये है वो चीजें आप लिखो भी, किसानों को खाद वितरित सरकार के द्वारा की जाए। फिर आप कृषि के बाद में आ जाओ, आप उद्योगों को आप किस तरह विकसित करोगे, उनको विद्युत की आवश्यकता होती है, तो विद्युत के लिए सोलर ऊर्जा पे फोकस करो। भी राजस्थान है वो सोलर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है, लेकिन अभी भी सौर ऊर्जा में बहुत किसानों को अनुदान देने की जरूरत है, ताकि उनको कम खर्च पर उनको वो खेती के अंदर वो दुगना अपना आमदनी दुगनी कर सके। फिर आप अर्थव्यवस्था के बाद फिर आप सोचो सामाजिक व्यवस्था, समाज के अंदर क्या हो रहा है, मृत्यु बहुत लोग करते हैं, दहेज प्रथा है, और इन कुरीतियों पे लगाम लगाई जाए ताकि वो ऋणग्रस्त ना हो। एक कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, ये भी सारा बहुत जरूरी होता है। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार को सुगम बनाने में। एक होता है सरकार का जो भी मशीनरी है, सुशासन, और ये सारी चीजें लिखो। इससे औद्योगिक व्यवस्था को आप बूस्ट कर सकते हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन है और है, पर्यावरण संरक्षण है और है, अनधिकृत रूप से जो भी इसमें कमियां हैं, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी वर्णन करो, चाहे आपसे ना पूछें, और फिर इसका कंक्लूजन दे दो। सामान्य उत्तर लिखना होता है, पर्सन को ढंग से पढ़ लें। आप जब वहां जाके बैठे ना, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी की बात बता रहा हूं, तो सबसे पहले आप वहां इस तरह से बैठे, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को या बहुत सारे जितने भी महान लोग हैं वो इस तरह बैठते हैं। ये एक गहरे गहरे सांस लें वहां बैठ करके, मेज पर 10 मिनट पहले बैठ जाए, ठीक है, आप सीधे रहें चाहे, ठीक है, और गहरे गहरे सांस लें। आप घड़ी का और का वो चर्चा नहीं करनी है, पेन अपना चला के देख लें सबसे पहले, आपको फिर कॉपी मिलेगी। तो 10-15 मिनट में सोचें मुझे सबसे पहले कौन से प्रश्न उत्तर करने हैं। आप अपने आप को पहले से तैयार कर लेंगे, हाँ यार मुझे 2 नंबर वाले में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जो मांग पूछी है वही चीज लिखना है, और 5 नंबर वालों में मुझे भूमिका और निष्कर्ष ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है। हाँ, जहां डिमांड है वहां थोड़ा लिखो, आप जरूर लिखो, और मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लिखाई के चक्रों में नहीं पढ़ना। अपने आप को पहले से तैयार कर लें, क्योंकि आप पहले किसी चीज के प्रति कमिटमेंट कर लेते हैं, दिमाग को संकेत दे देते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं, अगर अपने आप आपकी सफलता वही निश्चित हो जाती है आपने दिमाग को क्या संकेत दिया। आप लाइव सेशन करते हैं, मैं अब लाइव सेशन कर रहा हूं आपसे, मतलब बिल्कुल भी गलतियां नहीं होती है किसी भी लेवल पर। और जब मैं बिना लाइव सेशन कोई वीडियो बनाता हूं तो दिमाग को क्या संकेत जाता है, एडिट कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां बहुत सारी गलतियां होती है। लाइव के अंदर आते हैं तो दिमाग को सबसे पहले क्या संकेत देते हैं, गलती नहीं करनी है बेटा, क्योंकि ये लाइव सेशन है, लोग आपको वहां पकड़ लेंगे, 2, 4, 5, 10, 20 लाख जो भी आपके सामने, वो आपकी हर गलती पकड़ेंगे। तो इसलिए दिमाग को संकेत जाएगा आपको गलती नहीं करनी। तो इसलिए एग्जामिन हॉल में जब बैठे तो अपने दिमाग को ये संकेत दें कि हाँ मुझे एकदम संतुलित बढ़िया भाषा के अंदर उत्तर लिखना है, बहुत ज्यादा गति भी मुझे रखनी है, धीमा नहीं लिखना है, लेकिन सुंदरता के चक्रों में नहीं पड़ना है, ठीक है। और इस तरह से लिखाई बिगाड़नी भी नहीं है। सर्दी है तो हाथों को गर्म कर लें, इस तरह से हाथ अपने पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा इस तरह से, और आप इस तरह से करें। वहां एग्जामिन हॉल में शर्म नहीं करनी है। वहां आप सोचोगे यार दूसरे क्या सोचेंगे इस तरह कर रहा हूं, डोंट वरी, आलस उड़ाना है बेटा, ठीक है। वह कोई कवे रहे दे यार, वो आलस चढ़ रहे बिन दूर करा, थोड़ा रिफ्रेश होना, ठीक है। इस तरह से करने से पूरी गर्मी आ जाती है हाथों को। और फिर आप उस पेन को लिखो, उस पर लाइनें वगैरह कुछ खींच लो, रोल नंबर, आपके रोल नंबर वाला जो पेज है उस पर अपने रोल नंबर और लिख दो दूसरा हाथ जताने के लिए, ठीक है। उस पर जो चीज लिखी है, प्रवेश पत्र लिखा है तो उस पर लिख दो प्रवेश पत्र, ताकि पहले 1-2 अक्षर आप उस पर लिख के देख लो, डोंट वरी। फिर आपका वो आंसर कॉपी से पहले कहेंगे रोल नंबर वगैरह लिखो, तो आप पहले रोल नंबर वगैरह सारे ध्यान से लिखो, देख करके पहले एक एक अक्षर देखो, फिर देखो आप सही लिख रहे हो क्या, फिर उसके नीचे जो घोड़ा काला करना है वो सही कर रहे हो क्या, आपके पास जो पेन है वो नीले वाला है क्या, ये सुनिश्चित करें। कहते हैं कि जब हम कन्फर्म नहीं करते हैं ना तब बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये कन्फर्म करना बहुत जरूरी है। आप फोन को चार्ज लगा देते हो, चार्ज लगा दिया जी, फोन लगा दिया, आधा घंटा बाद संभालते हो, सोचते हो अरे यार बटन तो दबाया ही नहीं, चार्ज कैसे होता, क्योंकि कन्फर्म नहीं किया। चार्ज लगाया तो कन्फर्म करो क्या मैंने स्विच ऑन कर दिया है, तो ये होता है कन्फर्म करना। तो इस एग्जाम के अंदर आप पढ़ते हो तभी भी कन्फर्म करो कि हाँ यार ये ज्वालामुखी का मैंने पढ़ लिया, रिंग ऑफ फायर, हाँ ये ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंदर ये सुसुप्त ज्वालामुखी है और ये वो ज्वालामुखी, कन्फर्म कर लिया। फिर आपका उत्तर होगा वो पूरा जानदार होगा, शानदार उत्तर होगा। तो कन्फर्म करके पढ़ो, कन्फर्म करके ये एग्जाम में जाओ, और एग्जामिन हॉल में बैठो तो पहले से कन्फर्म कर लो मुझे हाँ यार ये करना है, रोल नंबर लिखो तो कन्फर्म करो। फिर एग्जाम में आप आगे आ जाओ, कॉपी शुरू हो गई, अब आपको पहला उत्तर लिखना है। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, नहीं आता है तो आगे बढ़ो, ऐसे नहीं है।
आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, मैं जानता ही नहीं, तो छोड़ो। आपको पता है हाँ यार मैं लिख सकता हूं, तो लिखो। वहां आलस्य नहीं करना है, टाइम तो देना पड़ेगा, अब नहीं तो 2 मिनट बाद उसको आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप लिखो अच्छे तरीके से। और इसके बाद फिर आप 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, कुछ लोग कहते हैं पहले 10 वाले करो। मैं तो मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रही है, यही बेस्ट होती है। आप शुरू से 2 नंबर वाले करो, जो आ रहे हैं, नए आ रहे हैं वो छोड़ दो। और आपको ऐसा लगता है कि ये तो पर्सन मेरे जनरल अवेयरनेस कॉमन सेंस से देना पड़ेगा, तो फिर उसको छोड़ो, ठीक है। और फिर आप आगे आओ 10 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, फिर 10 मार्क्स वाले। फिर आप बीच बीच में अपने को पहले से ही संकेत दे दो, डायग्राम जरूर बनाने। राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश का आ गया, भूगोल के बारे में तो राजस्थान का नक्शा जरूर बनाना है। एकीकरण का आ गया तो नक्शा बना के मत्स्य प्रदेश है, विरध प्रदेश है, संयुक्त राजस्थान है, जरूर दर्शाना है। ये गलती नहीं करना है, सुंदर नक्शे के चक्रों में नहीं, राजस्थान थोड़ा दिख जाना चाहिए, हाँ ये राजस्थान है, पतंग के आकार का है सीधा, आप पतंग को इमेजिन करके लिख दो, ठीक है। और फिर आपको है ना बीच बीच के अंदर आप टाइम टीचर से पूछ सकते हो, डोंट वरी। अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो घड़ी होगी वहां, 100% घड़ी होगी। घड़ी नहीं होती है तो आप टीचर से पूछ लें, ताकि आप कुछ प्रश्नों के अंदर अपनी गति तेज कर सके लिखने में। क्योंकि कहते हैं कि जब अपने को कोई संकेत मिलता है दिमाग को कि बेटा अब थोड़ा सा तेरे को एक्टिव होना पड़ेगा, तो हमारा दिमाग एक्टिव होता है, उत्तर भी अच्छा लिखा जाएगा। कहते हैं कि जब व्यक्ति पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, एक्टिव होता है ना, आदमी पे थोड़ा तनाव होता है पॉजिटिव, तो फिर हमारा मस्तिष्क शरीर और बढ़िया काम करता है। आप ये टेंशन मत लें कि अरे यार टेंशन हो रही है, टेंशन पॉजिटिव होती है फ्रेंड ज्यादातर, ठीक है ना। हम कोई बच्चे थोड़े ही हैं 8वीं 10वीं के। आप बीए करके RS एग्जाम दे रहे हो तो आप तो मैच्योर हो, आपको इन छोटी बातों पे नहीं जाना है। अरे यार ये है वो है, छोटी छोटी चीजें बैम और इन चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इन चीजों में भी नहीं पढ़ना है कि यार मैं तो एग्जाम पे आ गया, मैं तो सुबह सुबह मंदिर जाता था, आज तो जा ही नहीं पाया। ये मन मंदिर सबसे बड़ा है। विवेकानंद जी ने कहा है कि मैंने देवता देवता किया, मैं देवता देवता बहुत चिल्लाया, मंदिर भी गया, जगह जगह गया, लेकिन जो भी ताकत मिली अपने अंदर से मिली। तो अपने विचारों में ताकत पैदा करो, आपके विचार हैं वो शुद्ध होने चाहिए। और विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध हो और जो व्यक्ति इच्छा शक्ति से प्रेरित है, दृढ़ संकल्पित है, वो पहाड़ पर और रेगिस्तान में भी कभी अकेला नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपको कहीं एग्जाम देने अकेला भी जाना पड़ रहा है, तो विवेकानंद का ये कथन याद कर लेना कि जिस व्यक्ति के विचार सशक्त होते हैं, जो व्यक्ति संकल्पित होता है, जो विचारवान और ज्ञानी होता है, उसके लिए कहीं अकेलापन नहीं है। और जो मूर्ख होता है वो तो चाहे हजारों में बैठा रहे। तो ये चीज है, आपको बेस्ट ऑफ लक, यही आपको बताना था। आप क्या क्या एग्जाम्स के अंदर आप ध्यान रखें, ठीक है। और हड़बड़ाहट आपको करनी नहीं है। अगर आपको कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो वो किसी को ही नहीं आ रहा है। ये और बताता हूं, एक अर्जुन की तपस्या आया था तो 99 लोगों का नहीं आ रहा। आप सोचते हो यार ये पता नहीं है क्या है। तो आपके बहुत सारे पर्सन ऐसे आएंगे, 2 नंबर के, 2, 3, 5 नंबर के, 10 मार्क्स वाला सब कर दोगे, लगभग ऐसे ही आते हैं। वो अपनी स्वतंत्र शक्ति से कर दोगे, नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कर दोगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू।